संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। कोई माई का लाल कर नहीं सकता और जब तक हम हैं तब तक होगा नहीं। ये जो आप लोग प्रश्न आधा अधूरा खड़ा करते हैं कांग्रेस के ऊपर, इस देश में अगर आप विकास के रथ पे चल के दौड़ रहे हैं ना, तो विकास हुआ था, सड़कें थी, सरकार ने जो किया है उसी का हम परिणाम देख रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पाते नहीं। सवाल जिनकी सरकार नहीं है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, उनसे कोई सवाल नहीं। संविधान कभी खत्म नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी ने कोशिश की थी, जनता ने उनको सबक सिखा दिया और ऐसा सबक सिखा दिया कि उसके बाद से अब कोई हिम्मत नहीं करेगा। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन को इस बात पर लाने की कोशिश है कि भाई संविधान बचेगा आगे रहे के जाए। कांग्रेस के गुस्से को समझ सकता, लेकिन लोकतंत्र में इतना गुस्सा होना जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं। आपने अच्छा काम किया होगा तो ये हार जाएंगे और आप कुछ जनता इस योग्य नहीं समझती होगी तो जीत जाएंगे। अभी रुक जाइए, अभी रोक दीजिए आवाज, अभी नहीं। तो आज की इस वीडियो में अमिताभ अग्निहोत्री ने कांग्रेस के प्रवक्ता को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता डिबेट में आकर कह रही थी कि मोदी जी अगर इस बार सत्ता में आते हैं तो संविधान को ही बदल देंगे देश का, इसलिए उन्हें इस बार हम किसी भी कीमत पर हरा कर ही रहेंगे। तो इसी बात पर जब अमिताभ अग्निहोत्री साहब ने फैक्ट के साथ बोलना शुरू किया कि किसकी औकात है संविधान बदलने की, तो यह चिल्लाने लगी और मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो इसके बाद जब अमिताभ अग्निहोत्री इंदिरा गांधी का नाम बोले तो यह चिढ़ गई और चिल्लाने लगी। तो इस बात पर अमिताभ अग्निहोत्री ने इसे धो दिया है। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। बड़ा शोर है कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। अब संविधान खत्म होगा तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। एक पक्ष ये कह रहा, दूसरा पक्ष कह रहा नहीं, कोई माई का लाल कर नहीं सकता और जब तक हम हैं तब तक होगा नहीं। सामान्य व्यक्ति से पूछिए तो वो कहता कि कोई संविधान कभी खत्म नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी ने कोशिश की थी, जनता ने उनको सबक सिखा दिया और ऐसा सबक सिखा दिया कि उसके बाद से अब कोई हिम्मत नहीं करेगा, हिमाकत नहीं करेगा, संविधान से छेड़छाड़ करे या उसको खत्म करने की कोशिश करे। इंदिरा जी ने एक कोशिश की थी तो उस पर जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी। इंदिरा गांधी हारी, संजय गांधी हारे, बंसीलाल हारे, विद्याचरण हारे, पूरा कुनवा ही हार गया जो इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार था। फिर ये बार बार शोर क्यों है कि मुझे लग रहा है कि इलेक्शन को इस बात पर लाने की कोशिश है कि भाई संविधान बचेगा आगे रहे के जाएगा। ये जो आप लोग प्रश्न आधा अधूरा खड़ा करते हैं कांग्रेस के ऊपर, इस देश में अगर आप विकास के रथ पे चल के दौड़ रहे हैं ना, तो विकास हुआ था, सड़कें थी, सब कुछ आपके पास था, आपको मात्र चलना भर था। उसके बावजूद 10 साल में कोई काम ना हो पाए और बार बार ठीकरा फोड़ना है कांग्रेस के सर पे कि कांग्रेस सरकारों ने क्या किया। सरकार ने जो किया है उसी का हम परिणाम देख रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पाते हैं। सारी बातों को लाके, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें कहना क्या है 10 सालों में। अभी हमारी मैम ने कहा कि जनता की कोई जनता का मुद्दा ही नहीं है। अरे जनता के बीच में जाके देखिए कि जनता के असल मुद्दे क्या हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल देंगे वही मुद्दे हो जाएंगे। संविधान बदलने की बात उनके नेता बोल रहे हैं कि 400 लाएंगे और संविधान बदलेंगे, और आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। उनके लोगों से प्रश्न करिए। अभी मोहन भागवत जी का बयान आया, आपने सुना होगा कि आरक्षण रहेगा जिसपे जो जैसा है। मतलब ये चीजें हो रही हैं, बदलने की बात ये, इनके लोग अपराध करके जर्मनी और यानी कहां चले जा रहे हैं, उन पे कोई सवाल नहीं। सवाल जिनकी सरकार नहीं है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, उनसे कोई सवाल नहीं। सब चंगा से, सब बढ़िया है, सब अच्छा हो रहा है। मैं कांग्रेस के गुस्से को समझ सकता हूं। पारा भी तप रहा है, 44 डिग्री तक जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र में इतना गुस्सा होना जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है। 4 जून को जनता फैसला कर ही देगी ना। आपने अच्छा काम किया होगा तो ये हार जाएंगे और आप कुछ जनता इस योग्य नहीं समझती होगी तो ये जीत जाएंगे। इतनी सी बात है ना। अभी रुक जाइए, अभी रोकिए, अभी रोक दीजिए आवाज, अभी नहीं, दोबारा में आएंगे तब। ऐसे मेरी बस में तो चल नहीं सकता, आप तो जानते हो। ओबीसी की कई सारी जातियां, उसमें 17 मुस्लिम जातियां हैं, कोई विवाद नहीं। दूसरा कॉलम में भी है कुछ आरक्षण, उसमें 19 मुस्लिम जातियां हैं। तीसरा, प्लीज सुनिए, तीसरा कॉलम जो कर्नाटक ने लिखा है उसमें लिखा है कि सभी मुस्लिम जातियां। तो जब आप सभी मुस्लिम जातियां लिख देंगे तो उसमें मतलब सैयद, शेख, पठान, मुगल जो अपर कास्ट की वहां जातियां हैं, जो रूलर्स रहे हैं, मान लीजिए ब्राह्मण ठाकुर या कास्ट की इक्विवेलेंट हो गई, तो आपने जब उनको पूरे मुस्लिम धर्म के आधार पर आप रख दिया, तो जो ओबीसी जातियों का आरक्षण मानने का काम कर रहे हैं वो विवाद है। हिंदू धर्म में भी अगर मान लीजिए ओबीसी में आप बाकी अपर कास्ट की जातियों को रख देंगे तो ओबीसी का पर्पस डिफीट हो जाएगा। जो मंडल कमीशन के चैप्टर 12 में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी को मुसलमान को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि सैयद, शेख, पठान ये लोग रूलर्स रहे हैं, इनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर डिस्प्यूट है, लेकिन ये लोग दोनों चीजों को मिक्स करने का प्रयास करते हैं। पूरे देश में मुसलमानों को आरक्षण है, 80% जातियां मुसलमानों की ओबीसी में आती हैं। उनमें भी जिस प्रकार हिंदू धर्म में जाति प्रथा है उस प्रकार मुसलमानों में भी जाति प्रथा है। उनका भी जाति प्रमाण पत्र बनता है एसडीएम के द्वारा, उनको भी सारे लाभ मिलते हैं।
और अगर उनमें से भी अगर कोई गरीब रह गए हैं तो उनको ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस जो 10% मिलता है सभी धर्मों को मिलता है, उसमें कोई हिंदू धर्म को नहीं मिल रहा है। और ओबीसी आरक्षण जो है जेंडर ये रिलीजन न्यूट्रल है, हिंदू भी इसका लाभ ले रहे हैं, मुसलमान भी ले रहे हैं, सिख भी ले रहे हैं, ईसाई भी ले रहे हैं, बौद्ध भी ले रहे हैं, सारे धर्मों में जातियां हैं। सभी धर्मों की जो पिछड़ी जातियां हैं, चाहे सामाजिक रूप से हो चाहे शैक्षणिक रूप से, जो संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में लिखा है सबको मिल रहा है। लेकिन आप जब लिख लेंगे कि आप सभी मुस्लिम जातियां, तो ओबीसी का पर्पस डिफीट हो जाता है, मंडल कमीशन का ठीक। अशोक यादव जी, चाहे न चाहे ये मुद्दा तो बनी गया, कुछ आपके सहयोगियों ने बना दिया, उसके जवाब में भाजपा ने बना दिया कि भाई ओबीसी का आरक्षण काट के मुसलमानों को दिया जा रहा है। उसका तकनीकी पक्ष था, वो प्रशांत पटेल ने सामने रख दिया। उसको सरल भाषा में मैं बता दूं, राज्यों को अधिकार है, नाई है, हिंदू भी में भी मुसलमान में भी, ऑलरेडी आप कवर्ड हैं। लेकिन जब आप कहते हो कि सभी मुस्लिम, तब आप ओबीसी का हिस्सा काट लेते हैं, उसके अधिकार को सीमित कर देते हैं। अशोक यादव जी, अब आपकी पार्टी का सारा जो अधिष्ठान है वो ओबीसी राजनीति पर ही है क्या? उसमें तो फिर बड़ा मुश्किल होगा मैनपुरी में किसी को समझाना, इटावा में, आजमगढ़ में, वहां फिर एम और वाई के बीच में मित्रता गड़बड़ा जाएगी। नहीं अशोक जी? देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है कुछ न कुछ ऐसी बात चुनाव में करती है ताकि लोगों का ध्यान भटके। अब वो देखिए, अगर आप 7 साल का कार्यकाल मानिए योगी जी का उत्तर प्रदेश का खासतौर से मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए, तो जितना ज्यादा उत्पीड़न या जितना ज्यादा जॉबलेसनेस या जितना ज्यादा आरक्षण की लूट इस योगी सरकार में हुई पिछड़े दलितों, ये उतना कभी नहीं हुई। आपको आज भी हमारे जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती लोग आंदोलित हैं आज के डेट तक, और ठीक है इलेक्शन को देखते हुए उनको उठा दिया गया, लेकिन आंदोलन का चल रहा है। इसके अलावा गोरखपुर, बांदा, तमाम जो विश्वविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां हुई अमिताभ जी, ये रिकॉर्ड के साथ है कि उनमें अपर कास्ट के लोगों को ज्यादा भरा गया, ओबीसी एससी एसटी को नहीं भरा गया। तीसरी चीज भाई मेरा ये विषय भी ठीक है, आप लोग एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा था, ये उठाया, इसका भी स्वागत, आपका पार्टी है, आपको ये सब बातें चुनाव में कहनी चाहिए। मेरा प्रश्न दूसरा था, क्या पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में से एक स्लाइस काट के मुसलमानों को दे देना आपके वोटर को पचेगा? मेरा प्रश्न इतना था। एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, संभल, बदायूं, मैनपुरी में पचेगा? इतना सवाल था। बाकी जो कहानी आपने कही वो सब ठीक है, अच्छी बात है। 69,000 से लेकर 78,000 तक सबकी बात ठीक है। इस बात का जी जो आप बात कर रहे हैं, इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति से क्या ताल्लुक, बताइए। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी राष्ट्रीय है, आप अपने को छोटी पार्टी मानते हो? नहीं, आप अपने को महासचिव राष्ट्रीय बताते हो, अध्यक्ष राष्ट्रीय बताते हो। फिर अमिताभ जी देखिए, उत्तर प्रदेश की बात अगर किया जाए तो उत्तर प्रदेश के जो जनता है वो कीचड़ को साफ करने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। ठीक है, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अग्निवीर के शिकार लोग तैयार हैं, महंगाई बेरोजगार शिकार लोग तैयार हैं। अशोक जी, सारे देश ये दोहरा मत रखो। अभी मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, वो चाइना पर बात कर रहे थे, क्या कन्नौज टू चाइना डायरेक्ट, क्या? अब आप कह रहे हो हमसे देश का क्या मतलब? हमारी पार्टी का तो उत्तर प्रदेश से मतलब है, तो आप लिखो उत्तर प्रदेश, फिर नरेश उत्तम पटेल का ही डेजिग्नेशन रखो। पार्टी राष्ट्रीय, अध्यक्ष राष्ट्रीय, महासचिव राष्ट्रीय, कोषाध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय। युगांडा में क्या हो रहा, रवांडा में क्या हो रहा, उस पर भी चर्चा। लेकिन इस पर आप कहोगे कि इससे हमसे क्या मतलब, क्योंकि फंसे ना। लेकिन ये सब चीजें जाती हैं, ये तेलंगाना में भले ही हो, कर्नाटक में भले हो भैया, लेकिन ये बात आजमगढ़ भी आएगी जहां से आप हो अशोक जी। और आरक्षण का मुद्दा कितना सेंसिटिव होता है ये आपको बताने की जरूरत थोड़ी ना, आप लोग तो जानते ही हो आरक्षण का मतलब क्या है। और एम और वाई दोनों में लट्ठी चल जाएगा आरक्षण को लेकर, लिख लीजिए। फिर आरक्षण में कटौती किसी को मंजूर नहीं, न दलित को, न आदिवासी को, न पिछड़े को। ये मसला है, इसलिए मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता किसी भी तरह चाहती है कि किसी भी तरह वो लोग सत्ता में आ जाए, इसलिए कितना भी झूठ बोलकर, कुछ भी बोलकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं मिल रहा है तो अब संविधान बदलने की बात को ये लोग आगे बढ़ कर बोलते हैं। जो हाल इनके नेता का है वही हाल इनके प्रवक्ता का भी। दोनों को सोचना नहीं है कि कहाँ क्या बोलना है, बस बोल देना है। इसकी नेता इंदिरा गांधी संविधान बदली थी तो उसका कोई बात नहीं, लेकिन जब मोदी जी ऐसा कुछ किए भी नहीं है फिर भी इन लोगों का कहना है ऐसा। इन्हीं सब मूर्खताओं की वजह से राहुल गांधी पर जनता को कभी विश्वास नहीं हो पाता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।